नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त तो चला है दंगल का। धारा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में हुए पहले चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। डीडीसी के इस चुनाव के अब तक के नतीजे और रुझान ये बताते हैं कि कश्मीर घाटी में 7 पार्टियों का गुपकार अलायंस जीत रहा है, जबकि जम्मू इलाके में बीजेपी आगे है। वैसे कश्मीर घाटी में बीजेपी ने भी जीत का स्वाद चख लिया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 370 के खात्मे के विरोध में बने गुपकार अलायंस की वहां बड़ी जीत हो रही। निर्दलीय भी बड़ी तादाद में चुनाव जीत रहे हैं। वैसे गुपकार अलायंस की कश्मीर में हो रही जीत के बावजूद डीडीसी चुनाव की सफलता इस मायने में है कि चुनाव बेहद शांतिपूर्ण और सफलता के साथ। केंद्र ने पंचायती राज एक्ट में बदलाव करके अक्टूबर में जब डीडीसी का गठन किया था, इन्हीं गुपकार अलायंस की पार्टियों ने इसका विरोध किया था, लेकिन बाद में वो डीडीसी चुनाव में शामिल हुए। डीडीसी चुनाव में हुर्रियत और यहां तक कि आतंकवादियों ने भी बायकॉट करने का ऐलान करने की हिम्मत नहीं जुटाई। इसलिए आज दंगल में बहस होगी, क्या 370 के बाद कश्मीर में लोकतंत्र आबाद? हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी होंगे, जो बीजेपी की तरफ से इस चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे थे, चुनाव प्रचार के मैदान में भी रहे। उनसे बात करेंगे और साथ ही बताएंगे दंगल की बहस में कौन कौन से मेहमान होंगे। लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट और नतीजों की झलक आपको दिखा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की पहली परीक्षा के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। यूं तो 280 सीटों के लिए हुए डीडीसी चुनाव में बीजेपी और 7 पार्टियों के गुपकार गठबंधन में कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बीजेपी के इंजीनियर एजाज ने कश्मीर घाटी में श्रीनगर की खनमोह सीट जीतकर वहां कमल खिला दिया। इंजीनियर एजाज के अलावा अब तक 3 बीजेपी उम्मीदवार कश्मीर में जीते हैं। आज लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के कमल को जिताया है, तो उनको उनकी एस्पिरेशंस को भी देखना चाहिए और जिससे कश्मीर आगे बढ़े वैसे काम करने चाहिए, ताकि मिलकर हम लोग कश्मीर को फिर से एक बार जन्नत बना सकें। 370 के खात्मे के बाद हुए चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों ने मुकाबले में उतरकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया, लेकिन उन्होंने अक्टूबर में ही डीडीसी के गठन का विरोध किया था। जहां एक तरफ गुपकार गठबंधन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर में अभी भी इन 2 स्थानीय पार्टियों की, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, उनकी जमीन मौजूद है, वहीं पर कांग्रेस ने भी इन चुनावी नतीजों में साफ साबित कर दिया कि अभी भी जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में उनका प्रभाव जारी है। बीजेपी ने जिस अंदाज से ताकत लगाई थी, उस अनुमान से और उस आशंका से उनके हक में नतीजे तो नहीं आए, लेकिन उनके लिए सबसे राहत की बड़ी बात यह है कि वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सफल जिला विकास परिषद चुनाव कराने में कामयाब रहे। भारतीय जनता पार्टी। बैलेट पेपर से हुए चुनाव में अब तक के रुझानों में जम्मू क्षेत्र में बीजेपी की बढ़त है और कश्मीर क्षेत्र में गुपकार अलायंस की पार्टियों की। कश्मीर घाटी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो खड़े किए थे, उन्होंने जबरदस्त मुकाबला किया। कमल का फूल खिला है। एक तरफ जम्मू कश्मीर के इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी थी और दूसरी तरफ गुपकार गठबंधन था, जो 7 पार्टियों का एक गठबंधन था और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ लड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत जम्मू कश्मीर के इन चुनावों में हुई है। जख्मी गो सिविलस मज 4-5 पीएसओ तिम मज 3 नेक ओतर तो 2 यह आज सुबह 10 बजे के करीब यहाँ अननोन पर्सन्स अंदर आए, जिनकी तादाद 2 थी। एक शायद बाहर था उनका रैगिंग पर, उन्होंने हवा में फायर 2 किए। तो चुनाव के नतीजे जो भी हों, लेकिन इसकी सफलता ये है कि आमतौर पर चुनाव शांतिपूर्ण रहे और कोई बैकआउट नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर में जो है जिला विकास परिषद के चुनाव हुए, क्योंकि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने से पहले जम्मू कश्मीर में जो है 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू नहीं थी। अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद ही जो है यहाँ पर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू हुई देश के बाकी भागों की तरह, और यहाँ पर अब जमीनी स्तर का जो है लोकतंत्र है उसको मजबूत किया गया और उसी के अंतर्गत जिला विकास परिषद के चुनाव हुए।
370 का खात्मा कर मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में बदलाव का दांव चला था। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। तो आपको बताएं दंगल में हमारे साथ कौन कौन से मेहमान होंगे। उसके पहले हमारे साथ आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जो खुद बड़ी भूमिका में थे इस चुनाव के प्रचार के दौरान पार्टी की तरफ से। और लगातार नकवी साहब, आपकी पार्टी कहती रही कि इस बार डल झील में कमल खिलेगा, तो कमल खिला पाए कि नहीं आप डल झील में? देखिए, कमल भी खिला है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है रोहित जी कि आज़ादी के बाद जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, या जिसे ज़िला परिषद या कहते हैं हमारे और अन्य स्थानों पे, उसका चुनाव होता है। और उसमें जिस जुनून और जज्बे के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी होती है, जो जैसा कि आपने भी कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरे के पूरे मतदान होते हैं। जो गुपकार अलायंस है वो पहले बहिष्कार करता है, तमाम तरह के दबाव डालता है कि साहब हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बाद में पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर होता है। इसलिए होता है कि लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि इस चुनाव का किसी भी तरह से बहिष्कार हो। और इसीलिए अगर आप देखें तो ये जो ख़ानदानी गुरूर और पानदानी सुरूर था, वो उतरता हुआ कश्मीर घाटी में भी बहुत साफ दिखाई पड़ेगा आपको। जहाँ तक सवाल है इस चुनाव के रिज़ल्ट्स का, चाहे वो घाटी हो और चाहे जम्मू हो, वहाँ पे लोगों ने जिस तरह से इस चुनाव में अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी की है, मैं तो नतमस्तक होकर के सलाम करता हूँ। दूर दराज कुपवाड़ा के इलाके में, बारामूला के इलाके में, उड़ी के इलाके में, जहाँ जहाँ मैं गया, वहाँ पे जिस तरह से लोग जो है वो उमड़ रहे थे कार्यक्रमों में, सभाओं में, और उसके बाद वोटिंग के दिन जिस तरह से लोग उमड़ करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे, उससे एक बात साफ हो गई है कि जम्मू कश्मीर में भी भारत के लोकतंत्र की जड़ें उतनी ही मजबूत हैं जितनी और कहीं पर है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो समावेशी विकास है, के बाद ये पहला बड़ा मौका है, सशक्तिकरण है, उसका प्रभाव, उसका असर साफ। क्या आप इसको 370 के फैसले पर जनमत संग्रह या रेफरेंडम मानते हैं? पहला चुनाव हुआ। देखिए, 370 के साथ 370 समस्याएं जम्मू कश्मीर की खबर में चली गई हैं, और 370 के साथ साथ जम्मू कश्मीर की 370 जो अलग अलग तरह के स्पीड ब्रेकर्स थे वो ख़त्म हुए हैं। और लोगों को इस बात का एहसास है कि 370 जो है वो ख़ानदानी गुरूर और पानदानी सुरूर तक सीमित था, और कुछ लोगों की तिजोरियां भरता था, जनता तक विकास के कोई रोशनी को कहीं ना कहीं बाधित करता था। ये बात लोगों को एहसास है, और लोग ये कहते भी थे कि 370 ने हमें कुछ नहीं दिया भैया। 370 ने दिया क्या हमें? ये देखो, यहाँ गरीबी दी है, यहाँ पर जो है वो विकास नहीं है, यहाँ स्कूल नहीं है, ये कॉलेज नहीं है, यहाँ पे अस्पताल नहीं है, यहाँ पे जो और भी सुविधाएं हैं वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। तो पैसे तो जाते थे, वो पैसे कहाँ चले जाते थे? तो उसका हिसाब किताब तो अब होगा, और हो भी रहा है। जो कह रहे हैं, तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये गुरूर बहुत और पानदानी सुरूर, आपने ये जुमला जो 2 बार 3 बार इस्तेमाल किया, अगर वो खत्म होने वाला चुनाव है ये, तो सर गुपकार की टीम जो आधे अधूरे मन से चुनाव में उतरी, जिसको आप पूरे प्रचार में गैंग कह के संबोधित करते रहे, वो अब भी आपसे ज्यादा सीटों पर बढ़त दिखा रही है। तो जादू खत्म कहां हुआ उनका? देखिए ऐसा है ना, हमने ये नहीं कहा ना कि ख़ानदानी जो गुरूर है और पानदानी सुरूर है वो उतरा है, आगे चकनाचूर होगा। और जो बर्फ़ इन्होंने जमा रखी थी लोगों के दिलो दिमाग में बीजेपी को लेकर के, वो पिघल रही है, और लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के एम्पावरमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की के लिए बराबर से मजबूती के साथ खड़ी हुई है, और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ देश के विकास का हिस्सेदार, भागीदार बनाना चाह रही है और बना रही है। आपको देखा होगा 370 खत्म होने के बाद लद्दाख में भी हिल डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव होता है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है अपना परचम फहराती है। उसके बाद अभी जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत की तरफ बढ़ रही है। और ये जो गुपकार अलायंस है, ये तो कहता था कि वैली में इनको जो है वो उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी लड़ने की क्या बात करती है? हम हर जगह चुनाव लड़े, बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़े, हमने जहाँ पर जीत हासिल की
उसके साथ ही साथ हमने जो है हमारे उम्मीदवारों ने वोट हासिल किए हैं, अच्छे वोट हासिल किए हैं। लेकिन तो नकवी ये साहब, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बीजेपी मैसेज के है। लिए तो आप जैसे बड़े बड़े शानदार मंत्री मैसेज है। जाके अब चुनाव प्रचार कर रहे थे, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपके चुनाव प्रचार की, शाहनवाज हुसैन के चुनाव प्रचार की। लेकिन शाहनवाज माफ कीजिए, फारूक अब्दुल्ला को तो चिट्ठी तक लिखनी पड़ी चुनाव आयोग को कि हमारे लोगों को प्रचार नहीं करने दे रहे। ऐसा देखिए क्या है, ये जो है पेशीन गोई कहते हैं, भूमिका। इनको इस बात का एहसास था कि जनता इनसे कितनी कट चुकी है और ये जनता से कितने कट चुके हैं, इसलिए जो है इन्होंने कई कई तरह के जो है वो शगुफे छोड़े बीच में। आप कह रहे हैं कि ये सीरियस नहीं चुनाव लड़ रहे थे, ये बहुत सीरियस चुनाव लड़ रहे थे। आपको याद होगा कि इन्होंने जो है वो जा करके महबूबा जी ने तमाम जो हमारे गुज्जर बकरवाल भाई हैं उनको समझाया कि तुम्हारी ज़मीन छिन जाएगी, तुम्हारी जंगल छिन जाएगा, तुम्हारे जो है वो सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। हम लोगों ने जाके कहा कि ज़र, जंगल और ज़मीन पूरी तरह से सुरक्षित थे, सुरक्षित है, और कोई भी जो हमारे कश्मीर के भाई हैं, जो जम्मू के भाई हैं, जो गुज्जर हैं, जो बकरवाल हैं, और जिनको कि हमने आरक्षण की सुविधाएं दी हैं, जिन्हें कि आज तक जो है वो आज़ादी के बाद से वो सुविधाएं जो अन्य स्थानों पे मिलती थी वो नहीं मिल पा रही थी जी। तो वो सुरक्षित रहेगी, जर भी सुरक्षित रहेगा, जंगल भी सुरक्षित रहेगा, जमीन भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन नकवी तो वो साहब, कंफ्यूजन खत्म हुआ। पीडीपी के वहीद पारा ने चुनाव में पर्चा भरा, अगले दिन एनआईए उनके घर पहुंची, उनको उठा के ले गई। कांग्रेस के ताज मोइनुद्दीन ने पर्चा भरा, अगले दिन रोशनी स्कैम में सीबीआई ने उनको पकड़ के निपटा दिया। महबूबा मुफ्ती ने बड़ा आरोप लगाया कि जिस दिन पहले फेज की वोटिंग थी उसके पहले मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया बीजेपी ने। तो फेयर प्ले हुआ कि नहीं हुआ? विपक्ष तो बड़े आरोप लगा रहा आप पर। अच्छा, अब आप ये बताइए, ऐसा है अगर करप्शन के कुएं में कंकाल हों तो उन कंकालों को तो जो है वो निकलना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तक आपने लगा ये करप्शन का कुनबा जो है वो लूट खसोट में लगा हुआ था। जनता का जो दिल्ली से जितने पैसे जाते थे, अगर उसका ये 50% भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खर्च करते तो आज जम्मू कश्मीर की ये बदहाली, बेहाली और शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में ना होती। तो अगर उसका हिसाब किताब मशीनरीज कर रही हैं, अगर हिसाब किताब संस्थाएं कर रही हैं, तो इससे इस राजनीति का क्या मतलब? भैया हिसाब दो, हिसाब में क्यों भाग रहे हो? बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी साहब आज तक पर आने के लिए। डीडीसी चुनाव जिसके नतीजे आज आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी को बढ़त मिल रही है जम्मू इलाके में, और घाटी में गुपकार टीम बढ़त दिखा रही है, उसमें बड़ी जिम्मेदारी मुख्तार अब्बास नकवी ने निभाई थी। हमारे साथ संबित पात्रा आ गए, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे साथ ताहिर सईद आ गए, वो पीडीपी के प्रवक्ता हैं, संगीत रागी आ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, इफ्तिखार मिसगर राजनीतिक विश्लेषक हैं, कश्मीर से आते हैं, और अश्विनी कुमार वरिष्ठ पत्रकार, लंबे समय तक आज तक से जुड़े रहे हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले ताहिर सईद, आपने मुख्तार अब्बास नकवी को सुना, क्या डल झील में कमल खिल गया? एक, और क्या इस चुनाव में लोगों की भागीदारी और टीम गुपकार की भी भागीदारी आखिरकार ये जताती है कि 370 के बाद अब कश्मीर के लोग वापस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं? रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया आज। जो आप कह रहे हैं कि डल झील में कंवल खिला, तो डल झील में तो भाजपा की नैया जो है वो पहले डूब गई थी, वो तो आपने देख लिया। और जिस तरह से माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी बात कर रहे थे, तो इसी तरह से देश के लोगों को मिसलीड किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो जहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको रिजेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है, यहाँ पर करप्शन है। जिस तरह से यहाँ पे स्टेगमाइज किया गया, डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश की गई हमें। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम पर जितनी भी मुसीबतें आई, हमको किसी तरह से कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी गई। मेरे दोस्त वहीदुर रहमान पर्रा ने जब नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया, दूसरे दिन उनको गिरफ्तार किया गया। वो आज मेरे भाई वहीदुर रहमान पर्रा आज चुनाव जीत गए हैं, मेरे बड़े क्लोज दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो आज चुनाव जीत गए हैं। हमारे इसी तरह से एजाज अहमद मीर एक्स एमएलए थे, उनको फॉर्म भरने नहीं दिया गया था, लास्ट तक चोरी चोरी हमने उनका फॉर्म भरा, वो आज चुनाव जीत गए हैं। उस तरह कई मिसालें हैं रोहित जी। हमारी पार्टी को, पीडीपी को यहाँ तोड़ने की कोशिश की गई, पीडीपी से लोग निकाले गए, लेकिन उसके बावजूद भी पीडीपी ने अपने जो अलहदा तौर पर गुपकार से अलग की मैं बात कर रहा हूँ, शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और गुपकार ने मजमूई तौर पर
बहुत ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अभी तक के जो ट्रेंड जो आ रहे हैं, तो तिरंगा उठाएंगे ना महबूबा मुफ्ती, वी आर कि अब भी मना करेंगे उठाने से? एक्सपेक्टिंग अराउंड 150 सीट्स। जी अब जी, तो तिरंगा उठाएंगे ना? आप बात करेंगे, आप क्या पूछ? महबूबा जी ने जो बात कही थी कि तिरंगा नहीं उठाएगा कोई, तो अब तो तिरंगा उठाएंगे ना? रोहित जी मैंने आपको क्यों कहा, मैंने कहा कि हमको बहुत ही कोशिश की गई किसी तरह से यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज को स्टेगमाइज किया जाए। देखिए, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, हमारे तकरीबन 10,000 से ज्यादा पॉलिटिकल वर्कर मारे गए हैं। पता है वो क्यों मारे गए? क्योंकि हम लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, क्योंकि हम भारत के संविधान पर भरोसा करते हैं। हमारी लड़ाई संविधान की लड़ाई है, हमारी लड़ाई संविधान से बाहर नहीं है। देखिए, बीजेपी की एक विचारधारा है, उनकी विचारधारा ये थी 370 को हटाना है, उन्होंने हटाया। कैसे हटाया, क्या हटाया, वो अलग बात है। हमारी विचारधारा ये कि 370 रहना चाहिए। अब ये विचारधारा की लड़ाई है, कोई जाति लड़ाई नहीं है। ठीक है। आप यहाँ जो इंजीनियर एजाज अभी जीत गया यहाँ से बीजेपी का, वो मेरा दोस्त है, लेकिन विचारधारा हमारी अलग अलग है। ठीक है, इस तरह से हमारी विचारधारा की लड़ाई है, कोई जाति लड़ाई किसी से नहीं है हमारी। ठीक है, जम्मू कश्मीर के हित में जो होगा हम वही बात। तो क्या मैं ये समझूं संबित पात्रा के आज के इस पहले चुनाव नतीजे के बाद अब बहस 370 क्यों हटा, कैसे हटा, हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए था, उससे आगे बढ़ चुकी है? वो कल की बात हो चुकी है बीते हुए? देखिए रोहित भाई और जो लोग हमारे साथ आज पैनल में हैं और आज तक के करोड़ों जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा, आज का जो ये डीडीसी जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और इससे पहले जो 8 फेज में डीडीसी चुनाव हुए हैं, इस पे निगाह केवल हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के नहीं है, पूरे विश्व के निगाह इस पे अटकी पड़ी है। क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी जीतती है या नहीं, इसका एक तरह से एक पेपर तैयार किया जा रहा था, एक तरह से उसका ऑब्जर्वेशन था। और मैं आज तमाम भारतीयों को, भारत के निवासियों को, भारत की सरकार को और खास करके जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को, 450 महिलाओं ने इसमें भाग लिया है एज कैंडिडेट, 4181 कैंडिडेट्स ने कॉन्टेस्ट किया है। अगर सरपंच इत्यादि सब मिला ले तो 20,000 से अधिक लोगों ने कॉन्टेस्ट किया है। मैं उनको आज नमन करता हूं, फोर्सेस को नमन करता हूं, इलेक्टोरल प्रोसेस को नमन करता हूं। इस दंगल में जीते कोई हारे कोई वो महत्वपूर्ण नहीं है, मंगल लोकतंत्र का हुआ है। भारत की लोकतंत्र की आज जीत हुई है। 51.76% लोगों ने इस इलेक्टोरल प्रोसेस में, इस चुनावी पर्व में भाग लिया, वोटिंग किया है। यह अपने आप में एक इतिहास करता है। दूसरी बात है, आप सोचिए जरा, कितने वाल्मीकि समाज के लोग जिनको सफाई कर्मचारी बनाकर बुलाया गया था पंजाब से, यहां कई सदियों, मतलब कितने डिकेड से यहां पर सेटल्ड थे, मगर उनको अधिकार नहीं था वोटिंग का। आज मैं उन तमाम सफाई कर्मचारी भाइयों के पैर छू के कहता हूं कि माफ करिए भारत को, 70 वर्षों तक हिंदुस्तान ने आपको वोटिंग राइट्स नहीं दिया। आज वो केवल सफाई कर्मचारी नहीं है, वो इंडियन सिटीजन होने के नाते उनको वोटिंग राइट्स मिली, कितनी बड़ी बात है। वेस्ट पाकिस्तान से आए हमारे रिफ्यूजी बंधु, उनमें से एक प्रधानमंत्री बन गए, 2 प्रधानमंत्री बने, बल्कि एक डेप्यूटी पीएम बने। मैं कहना चाहता हूं, अभी तक इन लोगों को कश्मीर में वोटिंग राइट्स नहीं थी, आज पहली बार उन्होंने वोट किया है। देखिए, सोचिए जरा रोहित भाई, कौन जीतता है कौन हारता है ये तो हर राज्य में चलता रहेगा। संबित जी, मैं मगर ये लोकतंत्र के लिए सारे लोगों के हित में आपने फैसला लिया, अगर आप ये कह रहे हैं 370 हटाने का, वो वोट आपके पास क्यों नहीं आया? जिस गुपकार टीम को आप लगातार डिस्क्रेडिट करते रहे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, और जिनकी तरफ से उन्होंने बड़े बड़े आरोप भी लगा दिए कि हमको चुनाव प्रचार ही नहीं करने दिया, हमारे लोगों को जेल में डाल दिया पकड़ के, वो फिर भी आपसे ज्यादा सीटें ला रहे हैं। कोई बात नहीं है, आप कह रहे हैं कि जम्मू रीजन में हम स्वीप कर रहे हैं, और आप बताइए कश्मीर में, घाटी में हमारा खाता खुले, यह भी कुछ महीनों पहले असंभव था। भारतीय जनता पार्टी का कमल डल लेक में खिलेगा, ये कोई सोच नहीं सकता था, आज वो हो रहा है। मगर फिर भी आप कह रहे हैं कि हमने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं, आप भूल जाइए हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया या नहीं किया, आज हिंदुस्तान ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, जहां तक गुपकार अलायंस का विषय है, ठीक है, विचारधारा की लड़ाई कोई भी हो सकती है, मगर किसी विचारधारा में हिंदुस्तान में यह गुंजाइश नहीं है कि वो कहे कि हम चीन की मदद से हिंदुस्तान में आर्टिकल 370 को पुनः बहाल करेंगे।
कोई भी विचारधारा हो सकता है, मगर यह गुंजाइश नहीं है विचारधारा में कि एक नेत्री आकर यह कहे कि मैं तो तिरंगा नहीं उठाऊंगी और तिरंगे के नीचे कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूंगी जब तक आर्टिकल 370 वापस ना आ जाए। आज कितनी बड़ी जीत है कि जो लोग कह रहे थे कि तिरंगा के नीचे वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तिरंगा उठाएंगे नहीं, उन्हीं लोगों ने आज झुक करके संविधान को सलाम किया है। ठीक है अश्विनी जी, जल्दी से एक कमेंट मैं आपसे चाहता हूं, आज के इस चुनाव नतीजे का विश्लेषण आपकी नजर में क्या है, पहला, और दूसरा, क्या 370 की बहस अब खत्म हो जाएगी? क्या नॉर्मलसी की तरफ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ कश्मीर लौटेगा वापस? जी रोहित जी, एक तो विश्लेषण अगर देखा जाए कि जम्मू और कश्मीर में 140 सीटें डीडीसी की जम्मू में थी और 140 कश्मीर वादी में थी। वहां पर जो है आपको जो नतीजे दिख रहे हैं वो सारा गुपकार अलायंस काफी आगे जा रहा है। जहां तक कश्मीर के बाद जम्मू की बात है, गुपकार अलायंस प्लस कांग्रेस जम्मू में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अभी जो लेटेस्ट डाटा मैंने कलेक्ट किया सारा, जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर में ये 56 सीटें यहाँ पर हैं डीडीसी की, उसमें से 44 सीटें जो बीजेपी के पास अभी लीड ले रही है या जीत के हैं। जो 6 जिले और हैं जो कि जम्मू में है, वहां पर जो है 84 सीटें हैं, जब अभी तक वहां पर बीजेपी के पास 14 सीटें आई है। यानी कि ये 6 जो जिले हैं वहां पर कांग्रेस और एनसी ने आगे काफी मार्क किए है। जैसे डोडा में, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन, रियासी में कांग्रेस ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया और जम्मू में, उधमपुर और सांबा में कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई है। वो एक उनके लिए भी सोचने की बात है और बीजेपी को देखना है शाम तक कि ये 6 जिले जो हैं वहां पर उनका वोट बैंक क्यों कम हो रहा है, क्यों सीटें कम आ रही है। लास्ट मोमेंट तो रात को होगा कि कितनी सीटें आई हैं। अभी तक जो है 84 में से 14 सीटें बीजेपी के पास है जो लीड कर रही है, जीत गई है। अश्विनी जी, निर्दलियों को लेकर बहुत लोग कह रहे हैं कि वो भी बीजेपी के हैं, बहुत सारे, कितने ऐसे जो बीजेपी के हैं लेकिन निर्दलीय? इंडिपेंडेंट जम्मू में भी है और हर जिले में 2-3 हैं और पीडीपी को जम्मू इलाके में बड़ा कम वोट बैंक मिला और 2 या 3 सीटें उन्होंने अभी तक लीड की है या जीती हैं। बाकी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अच्छा किया है। कांग्रेस का पहले भी बेस था, उन्होंने बिना कोई पब्लिसिटी के, बिना कोई ऐसे स्टार कंपेयर के बिना ही वो सीटें ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर ही डोडा, बदरवा, किश्तवाड़, रामबन, इस इलाके में गुलाम नबी आजाद का दबदबा है। वो क्योंकि वहां के रहने वाले, हालांकि वो अपने आप नहीं आए हैं, मगर वो ट्रांसफर हुआ है गुलाम नबी आजाद के नाम पर, चाहे उनके आदमी खड़े थे या कांग्रेस के थे, वो उन्होंने किया है। ठीक है। और इन जनरल आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कौन किसके साथ जाता है। पिछले साल पहली दफा असेंबली में तो पीडीपी और बीजेपी मिल गई थी, जो इंडिकेशन अभी भी आ सकती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी वाले भी जुड़ सकते हैं। कल का जो चोडरा में फारूक अब्दुल्ला का लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ और संतोष गंगवार जी के साथ खड़े होना, वहां पर उनसे वो जो इंश्योरेंस की बिल्डिंग थी वहां पर उसके इनॉग्रेशन करना एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये पहली दफा कल देखा हमने कि ये 3 बड़े नेता इकट्ठे हुए हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है अश्विनी जी। और दूसरी बड़ी बात यह कि एक संभावना जो पिछली हो चुकी है उसका आपने जिक्र कर दिया, क्या आगे फिर ऐसी संभावनाएं होंगी? क्योंकि संबित पात्रा कह रहे हैं हारे कोई जीते कोई, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए और इस चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि लोकतंत्र जीत रहा है। क्या इफ्तिखार मिस्कर ऐसा सोचते हैं? क्या संगीत रागी ऐसा सोचते हैं? दंगल आप देख रहे हैं और बात आज कश्मीर के स्थानीय निकायों के चुनाव की। जी हां, जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं। जम्मू में बीजेपी और कश्मीर में टीम गुपकार लगातार बढ़त दिखा रही है। इफ्तिखार मिस्कर हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कश्मीर से आते हैं। संगीत रागी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इफ्तिखार साहब, खुश तो होंगे आज आप कि नहीं? नहीं, बिल्कुल खुश तो है कि रिजल्ट्स अच्छे आ गए, लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, लेकिन ये कहना सुमित जी का कि आज डेमोक्रेसी का नुमाइश हुआ है, क्या 1947 से आज तक डेमोक्रेसी की नुमाइश नहीं हुई? क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं चल रही थी? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान का अपने आप को हिस्सा नहीं माना था? अगर सवाल या मारक इस चीज पे है कि खाली भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है और वही नेशनलिस्ट है कि
और या वही लोग डेमोक्रेसी का बोलबाला जानते हैं, तो फिर मैं खुश नहीं हूँ। पर ये बात तो पीडीपी वाले भाई साहब ने भी कही, उनकी बात से ऐतराज नहीं हुआ आपको? उन्होंने भी तो यही कहा कि विचारों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन ये डेमोक्रेसी की जीत है जिस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। डेमोक्रेसी की जीत है। अगर ये आज पहली बार नहीं हुई है ये जीत। देखिए 2002 में यहाँ पे इलेक्शंस हुए, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी इसमें की, लेकिन आज की डेट में जो ये हिस्सेदारी लोगों की आई है, दिल्ली की सरकार के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। 2002 के बाद क्या हुआ वैसा नहीं होना चाहिए, 2024 इलेक्शन के बाद क्या हुआ वैसा नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत सारे दिल्ली को सीरियसली लेना चाहिए, जम्मू कश्मीर और दोनों सूरतों में देखना चाहिए। देखिए जहां तक सेंटिमेंट्स और इमोशंस की बात है, आपको ये भी देखना चाहिए कि आपको क्या लगता है केंद्र की सरकार कश्मीर को सीरियसली नहीं लेती है? देखिए ये दिल पे लेने वाली बात है भी और नहीं भी है। जो हमारा एक ही नेशनल हाईवे है वो पिछले 4 साल से इतनी बदतरीन हालत में है, बीजेपी सरकार में उसका आज तक कोई प्रावधान नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे हमें एम्स दे दिए और कुछ यूनिवर्सिटीज दे दिए, आज तक उनका वो डेवलपमेंट कहां तक पहुंचा, सुमित जी उसका खुलासा करेंगे। इफ्तिखार साहब मैं आपको बधाई देता हूं आज एक तो सबसे पहले इस बात के लिए कि अब आप 370 से हटके इस बात पे आ रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कब बनेगा। इस बात पे आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को वो एम्स को कब मिलेगा जो देश के अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि अब 22 एम्स हो गए। संबित पात्रा, इसी को लोकतंत्र की जीत कहेंगे कि नहीं कहेंगे? पहली चीज ये बोल लीजिए, फिर संगीत रागी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। देखिए पहली बात तो है यहां मेरे से अधिक जानकार एक सेकंड में बोल लूं जरा, मुझे बोलने बोला गया है। यहां इफ्तिखार जी मेरे से ज्यादा जानते हैं, आप इनसे जरा पूछिए जम्मू कश्मीर के राजनीति के बारे में। 1987 का जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुए थे वो वाटरशेड मूवमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स क्यों कही जाती है उसे? क्योंकि किस प्रकार की रिगिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने उस इलेक्शन में किया था, उसके बाद इंसर्जेंसी में भी बढ़ावा हुआ, बाद में गवर्नर रूल लगा, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी लाइमलाइट में, पिक्चर में भी नहीं थी। आप लोगों ने क्या किया है उस समय आप ही बताइए। ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की जीत पहली भी हुई थी, पहली बात तो है रोहित सरदाना जी का ओपनिंग स्टेटमेंट देखिए, ये जो पंचायती राज का 3 टायर सिस्टम था उसमें ये टायर आपने ऐड ही नहीं किया हुआ था। पंचायती राज एक्ट में बदलाव लाकर, संशोधन या अमेंडमेंट लाकर ये टायर ऐड किया गया है और पहली बार आफ्टर 72 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस पहली बार डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं। ये लोकतंत्र की जीत नहीं है तो और क्या है भाई साहब? हर बार इतना लंबा चेहरा बनाकर इतने गुस्से में बैठने से नहीं होता है। मैं आज बार बार कह रहा हूं, जीत किसी की भी हो, हार किसी की भी हो, आपको लोकतंत्र का लोहा तो हिंदुस्तान में मानना पड़ेगा। ठीक है, संगीत रागी अपनी बात रखिए, उसके बाद इफ्तिखार साहब और ताहिर साहब जल्दी कमेंट लेंगे। बोलिए संगीत रागी। देखिए रोहित जी, ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत इको आ रहा है रोहित जी, ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण। इसको दुरुस्त करते हैं रागी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे आप ठीक से? ये हाँ मैं आपको सुन पा रहा हूं लेकिन इधर से इको आ जा रहा है। इसको दुरुस्त करते हैं। ताहिर सईद, जिस प्रोग्राम में मेरा अनुभव इतने वर्षों का यह है कि जब राजनीतिक बहस होती है वो खींचतान के चली जाती थी 370 पर, 35A पर, वो खींचतान के चली जाती थी बंदूक पर, बम पर, आतंकवाद पर। आज अगर वहां पर बैठकर स्टेक होल्डर्स ये कह रहे हैं कि साहब नेशनल हाईवे की बात कीजिए हमसे, आप हमसे एम्स बनाने की बात कीजिए, आप हमसे यूथ की नौकरी की बात कीजिए, क्या ये एक बड़े बदलाव का संकेत है कि नहीं है?
ये देखिए इफ्तिखार साहब ने जो बात की वो एक कंटेक्स्ट में वो बात कर रहे थे। देखिए जम्मू कश्मीर का एक जो यहाँ के हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, दूसरे जो हमारे डेवलपमेंट के इश्यूज हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार विकास विकास की बात कर रही थी, तो मुझे लगता है कि इफ्तिखार साहब उसी कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे कि अगर पिछले 6 साल से 7 साल से हम ये केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ, एम्स अभी तक क्यों नहीं बन पाया। आपका जम्मू का एम्स, कश्मीर के एम्स का संग बुनियाद जो है उसका फाउंडेशन स्टोन जो है हमारी सरकार में यहां रखा गया था। जम्मू का क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि जम्मू में जहां एम्स बनने जा रहा था वहां बीजेपी वालों ने रुकावट खड़ी की। एक हकीकत है। तो इफ्तिखार साहब ने कंटेक्स्ट में बात की है। लेकिन देखिए आज का जो चुनाव जो है, आज के चुनाव की 2 चीजें हैं। 370 डीडीसी और बम बंदूक से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है अभी भी, आप ये कह रहे हैं? आप मेरी बात देखिए। 300 मैंने रोहित जी पहले भी कहा, मैंने कहा 370 के हवाले से हमारी एक सोच है, एक विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी की एक अपोजिट विचारधारा है। हम माने या ना माने उनकी एक विचारधारा है, वो माने या ना माने हमारी एक विचारधारा है। और हम संविधान के अंदर रहकर एक लड़ाई, एक विचारधारा की एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ी जमहूरी तरीके से एक जवाब भी दे दिया कि हम उन लोगों के साथ खड़े नहीं हैं, बल्कि हम किन लोगों के साथ खड़े हैं? हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनकी 370 की विचारधारा हमारी जैसी, हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, संबित पात्रा जवाब दीजिए, फिर संगीत रागी आपके पास आ रहा हूं। उम्मीद है आप सुन पाएंगे आपको। संबित पात्रा फटाफट। देखिए पहली बात तो है, कम से कम वही महबूबा मुफ्ती और वही फारूक अब्दुल्ला जो कह रहे थे कि हम तिरंगा के नीचे इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं करेंगे और चीन की मदद से हम आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, कम से कम ये तो कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में रह के हम जो भी बात कहनी है हम संविधान के दायरे में। सर आपकी बात में कोई लॉजिक नहीं, आप बार-बार ये रिटॉरिक्स आप संबित जी मेरे बात में लॉजिक नहीं है। आप जम्मू कश्मीर में आपने देख लिया आपका हाल क्या हुआ। अभी अश्विनी जी आपको समझा रहे हैं कि मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप ऐसे क्यों गोलाबारी शुरू कर देते हैं बीच में? रोहित जी जरा इनको रोकिए जरा, मैं बीच में चिल्लाना नहीं चाहता, ये क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं तो इनको शांति से सुना था। उन्होंने आपकी बात सुनी थी ना, उनको पसंद नहीं आई होगी शायद, फिर भी सुनते रहते। आपको भी पसंद नहीं आ रही हो तो भी सुन तो लीजिए कम से कम। नहीं ये मैंने थोड़ा बीच में थोड़ा ऑब्जर्वेशन नहीं थी इसलिए। ठीक है, संबित पात्रा बोलिए फटाफट, फिर संगीत रागी। ऑब्जर्वेशन मन में करिए। ठीक, हाँ अभी ऑब्जर्वेशन मन में करिए, बाद में बोल लेना। देखिए ऐसा है कि इन्होंने कहा कि ये संबित जी ये रेटोरिकल बात मत करिए। मतलब ये जो पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती अक्टूबर में बोल रही थी, निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि मैं तिरंगे के नीचे चुनाव नहीं लड़ूंगी और तब तक तिरंगा को हाथ नहीं लगाऊंगी जब तक आर्टिकल 370 वापस नहीं आ जाए। आज उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये रेटोरिकल बात कर रही थी और बिना लॉजिक की बात कर रही थी, क्योंकि जब मैं उनको कोट कर रहा हूं तो ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। नहीं क्यों? अरे मैं तो उनको कोट कर रहा हूं तो आप बोल रहे हैं ये लॉजिक की बात नहीं है। गलत तरीके से पेश करा, उन्होंने यही कहा था भैया। भैया ना कोई, अरे ना भैया गलत तरीके से नहीं पेश कर रहा हूँ। रोहित जी जरा बाइट चला दीजिएगा ना। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे भैया उन्होंने कहा था, अरे तिरंगा को हाथ नहीं लगाने वाला कोई होगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मेरा एक सवाल है, एक सेकंड, उन्होंने ये झूठ नहीं आप बोला। लड़िए मत ना, मेरा एक सवाल है। मेरा कमाल के लोग हैं, कैसे मेरा एक सवाल है। उसके बावजूद संबित पात्रा बयान सबने देखा था, टीवी पर चला था, यहां बहस भी की थी हम लोगों ने। उसके बावजूद अगर घाटी में गुपकार टीम, जिसको आप गैंग 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 कह के डिस्क्रेडिट करते रहे पूरी तरह, वो आपसे बढ़त पर है, वो जीत रहा है, वो कहीं ज्यादा मजबूती से खड़ा हुआ दिख रहा है, तब क्या कहिएगा? लोगों को गुपकार पसंद है कश्मीर को, तो इसका अर्थ नहीं मैं इसका उत्तर देता हूं। इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि हम चीन से मदद लेके आर्टिकल 370 की बहाली करेंगे। बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि हम तिरंगे झंडे को हटा देंगे। तिरंगा रहेगा और आपको तिरंगे अर्थात हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के अपने बात को रखनी है। संगीत रागी समय खत्म, कंप्लीट कर दूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है जी, बहुत महत्वपूर्ण है। ये आर्टिकल 370 पर रेफरेंडम नहीं है। आर्टिकल 370 पर वोटिंग पार्लियामेंट पे हुआ था और पार्लियामेंट ही हमारा रेफरेंडम है, याद रखिए। ओके संगीत रागी, लास्ट कमेंट जल्दी से खत्म करने से पहले, इस चुनाव नतीजे का मतलब। देखिए रोहित जी, अभी बार बार ये जिक्र किया जा रहा है, आपने भी इसका जिक्र किया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में क्या बदलाव आया। मैं इसे ये मानता हूं कि जब कैंसर हो जाए और कैंसर का यदि आप मेडिकेशन करेंगे, जो 5 अगस्त 2019 को शुरू हुआ, तो उसको उस स्वास्थ्य प्राप्त करने में समय तो लगेगा। दूसरी बात, भारतीय जम्मू कश्मीर की राजनीति में 4 प्लेयर थे।
अब जो एक पांचवा प्लेयर आया है वो इंडिपेंडेंट कैटेगरीज आया है। ये इंडिपेंडेंट कैटेगरीज जो है वो ग्रास रूट पॉलिटिक्स की देन है। ये वहां की डायनेस्टी पार्टी से अलग पार्टी से है। और जो गुप्तकार या जिसे हम गुप्तकार संगठन कहते हैं, उनके लिए ये मजबूरी बन गई थी ये चुनाव लड़ना, क्योंकि ग्रास रूट पॉलिटिक्स उनकी सारी इनिशिएटिव, उनकी राजनीतिक जमीन धीरे धीरे छीनने वाली थी। यही कारण है कि वो मजबूर होकर के चुनाव में भागीदारी बने। और मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा तक आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की धरती पर एक नया समीकरण डेवलप होगा। मुझे लगता है कि राजनीतिक जमीन से नए नेता पैदा होंगे, जिसमें इन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जमीन खत्म होती हुई दिखाई देगी। ठीक, चलिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या डीडीसी के सफल चुनाव जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की एक नई शुरुआत? आपके जो जवाब हमें मिले, 92% 92% लोगों को लगता है हाँ, जबकि 8% लोगों को ऐसा नहीं लगता। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।